गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास का 8वीं क्लास से पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कब, कैसे, कब और कहाँ। तो इसमें हम जानेंगे तारीखों के बारे में कि जो पहले जो लोग होते थे, पहले जो इतिहास मतलब अपने इतिहास काल से पहले जो लोग होते थे वो कैसे अपनी चीज़ों को लिख कर रखते थे, तारीखों का क्या महत्व था। हम इन सब चीज़ों के बारे में ना जानेंगे। ठीक है। एक वक्त था जब इतिहासकार जादू के तारीखों के जादू में खोए रहते थे। पता है आपको, इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें तारीख होती हैं। अगर तारीख नहीं होगी बेटा तो हमें किसी चीज के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो तारीख का महत्व क्यों होता है? हमें पीछे की बातों को ध्यान में रखने के लिए जो है हमें तारीख की जरूरत होती है। इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीख रट लेते हैं। चलो भाई, क्या इतिहास के बारे में क्या धारणा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताता है हमें, है ना। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की होती हैं, उनमें क्या बदलाव आया है। ठीक है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय को जिक्र करने लगते हैं, हमें पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। और हमें देखो बेटा, पहले और बाद की जो बातें होती है उसको पता करने के लिए जो है हमें तारीखों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है। रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें अपने आपस में चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमने देखा और वो हमेशा से ऐसे ही रहा है। लेकिन हम सबके जो सामने कभी कभी बेटा क्या होता है, कई बार तो हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। लेकिन कई बार जो होता है, व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि ये चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ। आपको पता है रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह तैर कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए जो भी चीजें आप उत्साही से जो है आप जानने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई कल क्या हुआ था, है ना। तो इसी के लिए जो है हमें जो है तारीख की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीख तय कर रहा वाकई गलत होता है। एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही जो था उनकी जबान पर चढ़ गया था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट किया जाता है कि हमें तिथि नहीं हो सकती। इस तरह से जो है हम ब्रिटेन शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया था, यह बताना भी संभव नहीं है। तो जो है ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की तो बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर हम लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव की जो एक जगह होती है, एक समय का जो होता है, युद्ध की घटनाएं जो होती है, ब्यूरो होता है, ये सब जो है ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता है। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया था, किस साल में उनका विवाह हुआ था, किस साल उनके घर बच्चा पैदा हुआ था। तो जो ये सारी चीजें होती हैं बेटा, ये जो घटनाएं घटती हैं, इनके लिए ये सब चीजें घटनाएं जो घटती हैं तो ये हमें किससे पता चलता है? तारीखों से पता चलता है। तो जो है इसीलिए जो है तारीखों का इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। ठीक है। देखो, आपने पीछे 2 सालों से आप जब पढ़ रहे हो, 6ठी और 7वीं क्लास कक्षा में आप जब पढ़ रहे हो इतिहास के बारे में, तो आपने देखा है कि दूसरे सवालों के मुद्दे पर जो है अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग बातें की है। लोग किस तरह अपनी रोटी चलाते हैं, अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग रोटी चलाए गई, मतलब अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बनाते थे, बाजार किस तरह फैलाते थे, किस तरह रियासत बनाते थे, नए विचारों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। अब पढ़ेंगे हम कौन सी तारीखें हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्व नहीं होती। वह इसलिए महत्व होती है क्योंकि हम उस घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं।
अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और अगर हम नए मुद्दों का ध्यान देते हैं तो हमें महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। अगर हम नए मुद्दों के बारे में देखते हैं उसी चीजों को तो जो है अब नए वो तारीखें जो है बदल जाती हैं। उसी तरह से बेटा जो है एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो भी इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में शुरू हुआ था। अब सबसे पहले जो इतिहास का शासनकाल था वो किसमें शुरू हुआ था, किस वायसराय में शुरू हुआ था? गवर्नर जो थे हैस्टिंग्स के शासन में शुरू हुआ था। ठीक है, आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही खत्म होगा और वो जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही जो था वो खत्म हो गया। अलग अलग अध्ययन में हमने दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा है कि क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो है जो इतिहासकार गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उससे में भारतीयों की गतिविधियों का कोई मान्य नहीं रखा जाता है। जाहिर है कि हम इतिहास का एक अलग धागा बनाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जिन तिथियों को महत्व दिया जाता है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे हमारे लिए, जो है तिथियों को है महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। अब हम अवधि कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स मिलियन ने 3 विशाल खंडों में बांटा गया है इसको। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटेन इंडिया, भारत का इतिहास नामक एक किताब में लिखी गई थी। ठीक है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, जेम्स मिलियन ने इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान लिया था। इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? ताकि जो इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है हम इतिहास को बांटने की कोशिश करते हैं। एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाही का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बोरे गतिविधि बंधनों जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो वो बताया जा रहा है कि जब ब्रिटिश के आने से पहले जो यहाँ पे मुसलमान और हिंदू जो तानाशाही का ही राज था, तो जाति को ज्यादा और अंधविश्वास जो था वो ज्यादा था। औपनिवेशिक क्या होते थे? ठीक है, इस किताब में हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों ने राजाओं को दरबार बनाया, शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और सामान्य पर नियंत्रण किया, अपने सारे खर्च को निपटाने के लिए राज्य वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमतों पर निर्धारित किया, उन्होंने बेचा। मूल्य, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके ये भी थे, ये भी जो है उन्होंने बदलाव दिया उसमें, है ना। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता था। अब आपसे पूछा जाए कि औपनिवेशिक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि औपनिवेशिक जो होता है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो बदलाव किए जाते हैं उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और सामूहिक इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया जाता है। अब प्रशासन अभिलेख तैयार करते हैं। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिपोर्ट इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज जो थे वो मानते थे कि जो चीजें होती थी उनको लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी मानते थे बेटा? वो उन्हें ये लगता था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पता लगना चाहिए कि हाँ भाई अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, तो ये सारी चीजें जानने के लिए जो था उनको लगता था कि लिखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय स्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए गए थे कि जितने भी शासन राजा का बन रहा है, दरबार बन रहा है, उसमें क्या बनवाया था उन्होंने? अभिलेख द्वार, जिसको हम बोलते हैं ना अभी लाइब्रेरी टाइप का बनवाया था उन्होंने। ठीक है, जिसमें वो अपने सारे दस्तावेज, कचहरी, सचिवालय
प्रांतों की सूची, ये सब जो थे उसके अंदर जो मतलब संकलित करके रखते थे, संभाल के रखते थे वो इन सब चीजों को। 19वीं सदी की शुरुआती में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजा गया पत्रों और विज्ञापनों को आज भी अभिलेखगारों में देख सकते हैं। आज भी जो है आप स्टोरेज में देख सकते हैं, वहाँ पे रखा होता है संग्रहालय में सॉरी। उन्हीं खुश निवासियों के माहिर लिखते हैं कि खुले खानवासी ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के माध्यम तक छपाई संरक्षण का बढ़ता महत्व पड़ गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नक्शा तैयार किया गया था तो बड़े बड़े संरक्षण किए जाने लगे। गोवा में सदा से मिल गया और धीरे धीरे जो था वो मिट्टी और पौधे में जीव जंतु का स्थानीय इतिहास का फलस्वरूप पता लगाया जाता था। तो जाना जाता था कि जो छोटे और बड़े इलाके थे उनके जो व्यवसाय थे वो किस तरह से रहते थे, उनकी जानकारी भी दी जाती थी उसमें। इसके अलावा वो वनस्पतियों के बारे में हमें पता चलता था, पूर्ववर्तियों के बारे में पता चलता था, मानव शास्त्र के बारे में पता चलता था। तो ये सारी चीजों का जो है लिखा जोखा रखा जाता था ताकि हमें हर एक चीज के बारे में सही ज्ञान हो, हमें हर एक चीज के बारे में। अब देखो हम पढ़ेंगे अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता था। आप जो रिकॉर्ड्स रखे रहते थे सब कुछ लिख के, तो उससे हमें क्या पता चलता था रिकॉर्ड से कि इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता चलता था। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमें ये सारी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, इनमें से हमें ये भी पता चलता है कि सरकारी अफसर यह सोचते थे कि उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वह किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी क्या कार्रवाई होती है। जो ये शोध होते थे उनको रचे जाते थे, पढ़ना लिखा जानता था। इनमें हमें ये पता लगा जाता था कि आदिवासी और किसान जो थे वो किस तरह से रहते थे, काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से के अनुभव से गुजरे। तो ये सारी चीजें जो है हमें किससे पता चलती थी, टीचर से पता चलती। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आप देखो, आपको सही गलत करना है, सही और गलत लिखाना है। जेम्स मिलियर ने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में? 3 खंडों में बांटा था। तो सही है ये, ठीक है। आपका पता है, आपको बताया था मैंने। अब सरकारी दस्तावेज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। गलत। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं सही। जेम्स मिलियर ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें से क्या समझ में आता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शनीय जेम्स मिलियर ने 3 खंडों में बांटा है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंडिया, भारत और ब्रिटेन के इतिहास की किताब में लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्न से 3 खंडों में बांटा है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। समस्या तो ये थी, समस्या जेम्स मिलियर द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्या थी। जब 3 भागों में उन्होंने बांटा था तो उससे समस्या उजागर हो गई थी। पहला समस्या यह था कि यह विभाजन संप्रदायता के आधार पर किया गया था। यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधाराओं पर आधारित था। इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीय को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षित रखा। सही शासकीय स्थानों पर अभिलेख कक्ष बनवाए उन्होंने, है ना। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिपोर्ट्स रूपी कमरे बनवाए उन्होंने, कक्ष बनवाए। महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारों और संग्रहालय का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है कि इतिहासकार पुराने अखबारों से जो भी जानकारी हो जाती है वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती थी। अब जो पुलिस में जो जानकारी होती थी वो किस तरह से भिन्न होती थी। पुराने अखबारों से जानकारियां, पुराने अखबारों को इतिहासकारों जो जानकारियां प्राप्त करते थे ये संबंधित क्षेत्रों में जाकर इकट्ठा की गई
जानकारियों पर आधारित होते थे। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और वितरण प्रस्तुत करता था। पुलिस रिपोर्ट की अपेक्षा होने के क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो होती थी वो सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के वेतन पर निर्भर होती थी। तो इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक लिखना है, चैप्टर हो गया, पढ़ना है और याद